हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारे लेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़। तो आज मैं आपको सेंट्रल डिज़ाइनिंग का करवाने वाली हूँ कि सेंट्रल डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो आपने जो इतना सारा मुझे प्यार दिया, लव दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक ही लाइक हमारा मोटिवेशन है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो यहाँ पे मैं आपको आज सेंट्रल पार्ट की डिज़ाइनिंग बताने वाली हूँ कि सेंट्रल पार्ट की डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। और मैं हमेशा आपके लिए बहुत इजी वे में इजी मेथड्स लेके आती हूँ जिससे आप इजीली डिज़ाइन कर सकें आपके स्ट्रक्चर्स को। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल पार्ट की डिज़ाइनिंग। सेंट्रल पार्ट दैट मीन्स जो आपका मेन पार्ट है, ये जो आपका मेन पार्ट है, आज हम इसी की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए हम यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, दो आई सेक्शन लेते हैं। ये हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से दो आई सेक्शन, बिल्टअप सेक्शन ले लिया हमने ये, और इन दोनों के बीच हम लगा देते हैं गज़ेट प्लेट। ये हमने लगा दिया गज़ेट प्लेट। और हम क्या बनाते हैं, कनेक्शन को बनाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि मैम हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे आई सेक्शन का यूज़ होना है या एंगल सेक्शन का यूज़ होना है, ये आप कैसे मतलब एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो डियर, हमेशा आप प्रेफर करो किसको, जो भी आपका डायग्राम है उसको प्रेफर करो। अगर आप डायग्राम के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं ना, तो आपको इजीली पूरा माइंड में, अगर आपका ये डायग्राम बना हुआ है तो आपको ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेट गर्डर, जो आप गर्डर का, मेन गर्डर का डिज़ाइनिंग जब आप कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आई सेक्शन दिख रहा है। आई सेक्शन से हम क्या करने वाले हैं, गज़ेट प्लेट को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम इसी पार्ट की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। आगे मैं स्ट्रिंजर्स की भी डिज़ाइनिंग बताऊंगी। स्ट्रिंजर्स की डिज़ाइनिंग बहुत इजी है, बस एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे। तो अभी तो हम सेंट्रल पार्ट की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल पार्ट की डिज़ाइनिंग करने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्या क्या, मुझे फ्लैंज चाहिए और मुझे वेब चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वेब की डिज़ाइनिंग करूँगी। वेब की डिज़ाइनिंग करने के लिए मुझे कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं, उनको सेटिस्फाई करके मैं एक इकोनॉमिकल डेप्थ निकाल लूँगी। तो कैसे करना है इसको, सेंट्रल पार्ट की डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम कर रहे हैं वेब की डिज़ाइनिंग। ये हमारी वेब की डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें एक चेक लगता है कि आपकी जो डेप्थ है, इफ़ेक्टिव डेप्थ अपॉन थिकनेस का रेशियो किसके बीच में होना चाहिए, 85 और 175 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आपको सेटिस्फाई करना रहता है वो रहता है L/12 का। जो भी आपका लेंथ को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो आपकी डेप्थ, जो आपकी डेप्थ है, ये जो ओवरऑल डेप्थ है, उससे ये वाली डेप्थ क्या होनी चाहिए, या तो ज़्यादा होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। तो अभी हम इसको, दोनों चीज़ों को हम सेटिस्फाई करेंगे आगे। नेक्स्ट वो कहता है कि इकोनॉमिकल डेप्थ के लिए उसने एक फॉर्मूला दे के रखा है, D = 1.1 √TW × BT। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना डियर, ये किसके लिए है, इकोनॉमिकल डेप्थ के लिए है। तो इसी को लेकर के हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आप हमेशा याद रखो, जब भी आपको वेब की डिज़ाइनिंग करनी है, उस टाइम पे यही वाला फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। तो इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट है एम, जो इसके पहले हमने निकाल लिया है। इसका पहला वाला लेक्चर देखने के लिए मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करा था मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट WL² / 8 से। तो वही मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू हम कहाँ रखने वाले हैं, यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये जो सिग्मा बीटी है, ये सिग्मा बीटी क्या है, ये सिग्मा बीटी होता है आपका जो परमिसिबल स्ट्रेस फॉर टेंशन। टेंशन के लिए जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0.66 FY के थ्रू निकाल लेते हैं। इसके बाद ये जो आपका TW दिख रहा है, ये TW क्या है, ये TW है थिकनेस। तो यहाँ पे मैं थिकनेस 10 की जगह 12 की जगह यहाँ पे मैं थिकनेस 10 mm लेके डिज़ाइन कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे, 10 mm थिकनेस। ठीक है, आप अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम करने वाले हैं 10 mm थिकनेस। एक चीज़ और बता दूँ, जो आपका बेंडिंग, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है, इसका वैल्यू दिया हुआ है IRC में, कितना दिया है, 138। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम यही वाला लेके चल रहे हैं, 138 N/mm।
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे ये भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 mm हो जाएगा। ठीक है, 10 mm लेके हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डेप्थ निकाल लेंगे। अब ये जो आपका डेप्थ आया है, ये वाला डेप्थ आया है जो आपका, इससे आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा डेप्थ अडॉप्ट करना है। और ये जो ज़्यादा वाला डेप्थ है ये क्या होना चाहिए, 5 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे प्लेट प्रोवाइड करने वाले हो। तो इस साइज़ की आपको क्या चाहिए होगी, प्लेट चाहिए होगी। तो इस साइज़ की प्लेट मिल जाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेप्थ कितना 2000 यहाँ पे अडॉप्ट करके चल रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे। इफेक्टिव डेप्थ में क्या होता है, देखो ये जो आपने क्या दिया, यहाँ पे फ्लेंज दिया, फ्लेंज, और इसको हम जब कनेक्शन बनाते हैं तो ये कुछ पार्ट इसका कहाँ चला जाता है, हमारा फ्लेंज में सम ऑफ द पार्ट चला जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 से माइनस कर देंगे। तो ये देखिए D1 निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, D माइनस 150 कर दिया, 150 माइनस 150, 150 ऊपर 150 नीचे। तो ये हमने माइनस करने के बाद हमने किसकी वैल्यू निकाली, D1 की वैल्यू निकाली। अब क्या लगाएंगे, हम चेक लगाएंगे। चेक क्या हो जाएगा, D1/TW का जो रेशियो है, अगर आप देखो ये किससे ये रेशियो किसके बीच में है, 85 और 175 के बीच में है। हैंस हमने जो अडॉप्ट करा था, डेप्थ, वो क्या है, ओके है। जो हमने हमारी प्रोवाइडेड डेप्थ है वो क्या है, सही है। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, सेंट्रल पार्ट की जो आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि आपका लेंथ अपॉन 12 अगर करें, L/12 अगर आप करें तो उसका वैल्यू या तो आपकी डेप्थ उसकी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो L/12 करेंगे, L कितना था, हमारा लेंथ था, हमारा लेंथ यहाँ पे स्पान का दिया हुआ है 24। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है, काय में कन्वर्ट कर लिया है, mm में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर 24 × 1000/12 करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 2000। मतलब कि हमारा जो डेप्थ है ये इसके बराबर है ना। अगर आप इससे कम एज्यूम करते तो क्या होता, यहाँ पे फेलियर दिखाते, है ना। तो हैंस ये क्या है, ओके है। तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपकी डेप्थ है, अगर जैसे कि बाय चांस आपको इतना टाइम नहीं है कि आप कैलकुलेशन करो, तो उस कंडीशन में बता रही हूँ कि आप क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पे L/12 कर देना, जो भी डेप्थ है उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लेना। तो यहाँ पे फेलियर का चांसेस नहीं होगा, है ना। और इजीली आप सही भी कर देंगे, मगर फॉर्मूला ज़रूर लिख देना, उसकी वैल्यू ज़रूर पुट अप कर देना। और ये L/12 करके यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, डेप्थ, अडॉप्टेड डेप्थ लिख देंगे, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट आपको देखना है एरिया। एरिया किसका निकालना है, वेब पोर्शन का। वेब पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आपको किसका ज़रूरत पड़ेगा, वेब पोर्शन का एरिया निकालना है तो वेब पोर्शन का एरिया के लिए हमें थिकनेस और डेप्थ का ज़रूरत है। थिकनेस भी ले ली है और डेप्थ भी ले ली है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। यहाँ पे भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 10 × 2000। और यहाँ पे आपका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एरिया हो जाएगा 20,000। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने वॉल्यूम्स को। नेट एरिया के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं दूसरा फार्मूला बता रही हूँ जो इजी मेथड से, जिससे हम इसमें फ्लैंज की डिज़ाइनिंग कर सकें। तो यहाँ पे ये जो आपका फार्मूला है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये कौन सा वाला है, AF = M/σb × D। यहाँ पे M क्या है, मूवमेंट है, सिग्मा B क्या है, जो भी आपका बेंडिंग में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस इन बेंडिंग, 0.6 जो आप 0.6 FY करते हैं ना, 0.6 FY वही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप निकाल लोगे एरिया फ्लैंज का। फ्लैंज का एरिया निकालने के बाद अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, एरिया निकाला है। एरिया में क्या क्या होता है, फ्लैंज है, ये आपकी क्या है, फ्लैंज है। तो फ्लैंज में क्या क्या दिखेगा आपको, एक तो दिखेगा ब्रेथ और दूसरा आपको दिखता है थिकनेस, है ना। आपको क्या क्या दिख रहा है, ब्रेथ दिख रहा है और थिकनेस दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थिकनेस को एज्यूम कर लेंगे और ब्रेथ को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ 30 mm थिक, जो हमारी प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी एज्यूम करके चल रही हूँ, 30 mm, ठीक है। तो 30 mm एज्यूम करके चलूँगी तो BF क्या हो जाएगा, AF/TF, है ना। BF हो जाएगा AF/TF। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा BF का वैल्यू। अब ये BF का वैल्यू
को मुझे फिर से इसका यही साइज़ की मुझे प्लेट चाहिए है। तो प्लेट चाहिए है तो मुझे 5 के मल्टीप्लिकेशन में इसको अडॉप्ट करना होगा। तो मैं 550 mm इसको क्या कर लूँगी, एज्यूम कर लूँगी TF की वैल्यू, है ना। ईजी है, ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसके बाद हम निकालने वाले हैं आउटस्टैंडिंग फ्लैंज। आउटस्टैंडिंग फ्लैंज क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं कह रही हूँ आउटस्टैंडिंग फ्लैंज। तो आउटस्टैंडिंग फ्लैंज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो भी आपका टोटल ब्रेथ है, ये टोटल ब्रेथ से मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी किसको, 10 को। तो मैं पहुँच गई यहाँ तक, डिवाइडेड बाय क्या कर दूँगी, 2 कर दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग फ्लैंज का मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो ये मेरे को आउटस्टैंडिंग फ्लैंज का क्या मिल गया, एरिया मिल गया। ठीक है। और ये एरिया किससे, ये एरिया जो रहता है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपका 12 TF है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। TF क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो मुझे कितना हो जाएगा, 12 × 30 मतलब 360 से कम है, 270। हैंस हमारा जो हमने ब्रेथ ली है वो क्या है, ओके है। अब ब्रेथ को तो हमने कर लिया यहाँ पे सेटिस्फाई। अब क्या हम क्या करेंगे, जो भी फ्लैंज का एरिया प्रोवाइडेड है वो रेंज के अंदर है कि नहीं, ये देख लेते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे जो एरिया हमारा आया था, ये हमारा कौन सा वाला एरिया है, जो आया हुआ था। मगर हमने क्या करा, हमने क्या करा, इसकी ब्रेथ को इंक्रीज़ कर दिया है ना। इसकी ब्रेथ को इंक्रीज़ कर दिया मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। हमारा एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। एरिया चेंज हो गया मतलब कि यहाँ पे हमें फिर से क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया निकालेंगे 550 × 30। तो 550 × 30 मतलब 6500। जो भी हमने प्रोवाइडेड एरिया है, इससे हमारा रिक्वायर्ड एरिया से ज़्यादा है हमारा प्रोवाइडेड एरिया। हैंस हमने जो डिज़ाइनिंग करी है वो क्या है, सेटिस्फाइड है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब हम 4th स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे स्ट्रेस के लिए। तो स्ट्रेस के लिए चेक लगाने के लिए वही जो मोमेंट की जो इक्वेशन है, सिग्मा बी जो अपन यूज़ करते थे ना, सिग्मा बी अपॉन वाई, सिग्मा बी सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, वही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करा है। तो यहाँ पे सिग्मा बी, अब इसके लिए मुझे मूवमेंट तो पता है, मगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आई की, आई एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BD³ अपॉन 12, है ना। BD³ अपॉन 12 क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको क्या मान लूँ कि ये पूरा एक बॉक्स है। मैं क्या मान रहा हूँ, ये पूरा एक बॉक्स है और इसमें ये एक छोटा सा रेक्टेंगल है जिसको मैं क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि ये पूरा क्या है, एक बॉक्स की तरह है। ये इस तरीके से बॉक्स की तरह है, इसमें से ये रेक्टेंगल वाला एरिया मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ। ठीक है। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, BD³/12। छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो ये हो जाएगा 2000। तो इसका क्या हो गया, डेप्थ हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे और क्या दिखेगा, 270। अब ये 270 क्या है, ये आउटस्टैंडिंग फ्लैंज का एरिया है। ये देखिए, यही है ना आउटस्टैंडिंग फ्लैंज का एरिया। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल का मैंने क्या करा है, एरिया को बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर दिया है। सॉरी, ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल। बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दिया है। तो मुझे क्या मिल गया, आई सेक्शन मिल गया। तो ये मैंने यहाँ पे माइनस करा तो मुझे क्या मिल गया, आई सेक्शन का आई एक्स एक्स मिल गया। आई एक्स एक्स मिलने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, वाई निकाल लेंगे। वाई क्या होता है, जो भी आपका डेप्थ है, जो भी आपका डेप्थ है उसका हाफ। तो डेप्थ कितना है, 2000 का हाफ कितना हो जाएगा, 1000। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पे रख दोगे आप, सिग्मा बी में रख दोगे। सिग्मा बी में रखा तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 126.23 आ रही है। ये किससे कम है, 165 से कम है। हैंस हमने जो अडॉप्ट करा है ये क्या है, ओके है। इसमें स्ट्रेसेस अपनी लिमिट के अंदर है। नेक्स्ट हम चेक लगाएंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम जो भी शेयर फोर्स आ रहा है अपॉन में वेब का एरिया, है ना। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हो, मैक्सिमम शेयर फोर्स अपॉन वेब एरिया। तो हम यहाँ पे क्या करें, मैक्सिमम शेयर फोर्स अपॉन वेब एरिया करा।
तो मैक्सिमम शेयर फोर्स आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मिल जाएगा। अपॉन में क्या कर दोगे, वेब का एरिया। वेब का एरिया कितना है, 2000 × 10 है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू जो 46.19 है, ये किससे कम होनी चाहिए, हमारी अलाइबल शेयर स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। और अलाइबल शेयर स्ट्रेस कितनी है, 100 न्यूटन पर mm है। अलाइबल शेयर स्ट्रेस कितनी है, 100 न्यूटन पर mm है। 3 स्ट्रेस तो याद होनी ही चाहिए। एक तो बेंडिंग स्ट्रेस जो कि कितनी होती है, 138 होती है। बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन है ना, या परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जो आपका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है, जो 0.66 जो आप FY करते हो वो बेंडिंग स्ट्रेस होती है। और थर्ड आपको पता होनी चाहिए अलाइबल शेयर स्ट्रेस, और ये अलाइबल शेयर स्ट्रेस कितनी होती है, 100 होती है। तो ये 3 स्ट्रेसेस आप याद कर लीजिएगा। बाकी डिज़ाइनिंग हर जगह की सेम है, चाहे आप ट्रस गर्डर की करो या फिर आप प्लेट गर्डर की करो, है ना। ये सारे क्राइटेरिया आपको देखने चाहिए कि मेन, अगर आप मेन पार्ट की डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो हर जगह मेन पार्ट की डिज़ाइनिंग सेम रहेगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे फ्लैंज और वेब के बीच में, है ना। हमने फ्लैंज भी ले लिया, वेब भी ले लिया, अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। ये देखिए, ये आपका, ये मैंने फ्लैंज रख दिया है और ये मैंने वेब रख दिया है। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं, कौन कौन से 2 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे बोल्ट से कनेक्टेड कर दूँ, है ना। तो बोल्ट से कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। बोल्ट से क्यों नहीं करेंगे कनेक्शन, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है कि अगर मैं यहाँ पे बोल्ट से कनेक्टेड कर दूँ तो यहाँ से ट्रेन निकलेगी या यहाँ से ट्रैवल व्हीकल्स निकलेंगे, वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, तो हमारे बोल्ट्स के जो नट्स रहते हैं, ये जो हम नट बोल्ट लगाते हैं ना, ये जो नट रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। इसलिए हम इसका कनेक्शन नहीं देंगे। तो हम किसका दे सकते हैं, या तो हम रिवेट का दें या तो हम वेल्ड का दें। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेल्डिंग के थ्रू, मतलब कि हमने क्या करा, यहाँ पे वेल्डिंग कर दी, ये यहाँ पे हमने क्या कर दी, वेल्डिंग कर दी। तो ये वेल्डिंग के थ्रू आप कनेक्शन कैसे बना सकते हो वो हम देखने वाले हैं। तो वेल्डिंग के थ्रू कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखो ये जो आपका वेल्डिंग का कनेक्शन है, वी प्रोवाइड वेल्डिंग कनेक्शन टू फाइंड द साइज़ ऑफ वेल्ड। अब हमें वेल्डिंग कनेक्शन तो देना है, मगर हमें कितने साइज़ की वेल्डिंग देनी है ये पता करना पड़ेगा। ये जो आपकी साइज़ है ना वेल्डिंग की, ये हमें क्या करना होगा, पता करना होगा कितने साइज़ की हमें यहाँ पे वेल्डिंग देनी है। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ वेब ऑन बोथ साइड। आप जो आपका IS कोड है, आपका जो IS कोड है, कौन सा वाला, IS कोड 800 है ना। आपका जो IS कोड 800 है, 800 2007, यहाँ पे आप वेल्डिंग की डिज़ाइनिंग में जाइएगा। तो वेल्डिंग की डिज़ाइनिंग में जब आप जाएंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल परमिसिबल स्ट्रेस। स्ट्रेस कितनी आएगी, है ना, उसको वेल्ड को सहने के लिए कितना स्ट्रेस आएगा। तो ये कैसे निकलेंगे, VA बार अपॉन IXX। ये किसके बराबर होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ जो भी हमारा वेल्ड का स्ट्रेंथ है दोनों साइड, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 × KS, 2 × K × S × LW × शेयर स्ट्रेस। अब यहाँ पे V क्या है, V है यहाँ पे शेयर फोर्स। AY बार क्या है, एरिया जो आपका इफेक्टिव एरिया है वो। तो AY बार निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, A मतलब एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। फ्लैंज की बात चल रही है, फ्लैंज से कनेक्शन करना है वेब का, तो फ्लैंज का एरिया लेना पड़ेगा। तो फ्लैंज का एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू थिकनेस, इंटू क्या कर दोगे आप, Y बार, ये आपने क्या कर दिया, इंटू Y बार कर दिया। अपॉन में क्या हो जाएगा, IXX। अब भी आपने निकाला था IXX, वो नहीं, आपको यहाँ पे फ्लैंज का IXX निकाल के यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, लेट LW इज इक्वल टू 1 मीटर। LW क्या है, लेंथ ऑफ वेब, आपने एज्यूम कर लिया 1 मीटर। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको चाहिए है, क्या चाहिए आपको, K का वैल्यू। तो अगर आपका 45 डिग्री के लिए हमेशा K की वैल्यू, यहाँ पे जो वेल्डिंग की वैल्यू होती है K की वैल्यू होती है, ये कितनी होती है 0.7,
है ना। 45 डिग्री के लिए ये जो के की वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 0.7 होती है। ठीक है, ये जो के की वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 0.7 होती है 90 डिग्री के लिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस अलग है, अलाइबल शेयर स्ट्रेस अलग है। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी आपके ISC में मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, ये वाले फॉर्मूले में। ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये वाले फॉर्मूले में। तो ये वाले फॉर्मूले में जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे, सब नोन है आपको, खाली किसकी वैल्यू नहीं पता, एस की वैल्यू, जो भी आपका साइज ऑफ वेल्ड है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइज ऑफ वेल्ड की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। मगर जैसा कि आपका IS कोड 800 में दिया है, जो मिनिमम साइज़ होती है फ्लैट वेल्ड की, जो मिनिमम साइज़ होती है फ्लैट वेल्ड की, कितने mm प्लेट के लिए, 20 से 32 mm प्लेट के लिए वो 6 mm होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, साइज़ बढ़ानी पड़ेगी वेल्डिंग की, नहीं तो वेल्डिंग कनेक्शन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 mm यहाँ पे एज्यूम कर लोगे फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक का तो मैंने आपको बता दिया है कि ये तो आपका कनेक्शन का डिज़ाइनिंग हो गया है। अब इसमें आपका बचा है, क्या बचा है कि अगर आपको स्ट्रिंजर या स्टिफनर की डिज़ाइनिंग करनी है, तो स्ट्रिंजर और स्टिफनर्स की डिज़ाइनिंग आप कैसे करेंगे। तो स्टेप 5 में हम अब करने वाले हैं स्टिफनर्स की डिज़ाइनिंग, है ना। स्टिफनर्स क्या होते हैं, स्टिफनर्स ये जो आपका आई सेक्शन रहता है, आई सेक्शन में आप क्या करते हैं, जब आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका अगर डेप्थ अगर आपका ज़्यादा है और ये जो आप आई बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट आप कैसे देते हैं, स्टिफनर्स प्रोवाइड करके, है ना। और यही स्टिफनर्स की डिज़ाइनिंग अब हम देखने वाले हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया स्टिफनर्स क्या है, उनको एक बार और देख लीजिए। तो स्टिफनर्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी बियरिंग स्टिफनर्स हैं, बियरिंग स्टिफनर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लोड को बियर कर रहे हैं, इसलिए हम इनको बियरिंग स्टिफनर कह रहे हैं। यहाँ पर मैं एक डिज़ाइनिंग बता रही हूँ, इसी तरीके से सारी डिज़ाइनिंग होएंगी। स्टिफनर्स की डिज़ाइनिंग हमेशा सेम रहती है क्योंकि, ठीक है। तो कैसे करना है, बियरिंग स्टिफनर्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया की ज़रूरत रहती है। तो एरिया कैसे निकालोगे, मैक्सिमम शेयर फोर्स। एरिया कैसे निकालोगे, मैक्सिमम शेयर फोर्स अपॉन अलाउएबल जो भी आपकी बेंडिंग बियरिंग स्ट्रेस है ना। क्योंकि यहाँ पे बियरिंग की बात हो रही है इसलिए बियरिंग स्ट्रेस लेनी पड़ेगी। अगर बेंडिंग की बात होती तो बेंडिंग स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बियरिंग एरिया निकाल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, आपकी अलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस का यूज़ कर रहे हैं। तो अलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है 0.75 F/। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स अपॉन क्या कर दोगे, अलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस कर दोगे। इससे क्या आ जाएगा, आपको एरिया मिल जाएगा। ये क्या मिल गया, आपको एरिया मिल गया, ठीक है। ये एरिया किसका मिल गया आपको, बियरिंग एरिया जो भी आपका रिक्वायरमेंट था स्टिफनेस के लिए वो आपको मिल गया है। अब इस एरिया की क्या करनी है, आपको 2 प्लेट्स देनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस ट्राई 2 प्लेट ऑफ 6 mm ब्रेथ ऑफ स्टिफनर, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पे हमने ब्रेथ को एज्यूम कर लिया है कि ब्रेथ हम एज्यूम कर रहे हैं 160 mm। ब्रेथ अगर एज्यूम कर रहा है मतलब कि आपको अब क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बियरिंग एरिया अपॉन जो भी ब्रेथ ऑफ स्टिफनर है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा कि आपकी थिकनेस कितनी लेनी है आपकी प्लेट की, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा था, इसको आप सॉल्व करोगे तो 15.39 आ रहा था। इस साइज़ की कोई भी प्लेट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, 16 mm यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे प्लेट की थिकनेस। अब इसके बाद वही आउटस्टैंडिंग जो भी आपका आउटस्टैंडिंग ब्रेथ है ये किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग ब्रेथ 12T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 12T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12T हो जाएगी 12 × 16 मतलब कि 192 mm। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इससे क्या नहीं होनी चाहिए,
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे, मगर ये तो ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो अगर ज़्यादा है तो उस टाइम पे देखो आपको क्या करना है, उस टाइम पे ये जो 12 × 16 है ना, ये वाली वैल्यू पुट कर देना। अभी तो हमारा क्राइटेरिया के अंदर है, मगर अगर यहाँ पे फेलियर दिखता है आपको तो उस टाइम पे क्या करोगे, 12 × 16 वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना और डिज़ाइन कर देना। नेक्स्ट क्या है, बियरिंग एरिया प्रोवाइडेड। जो भी आपका बियरिंग एरिया प्रोवाइडेड है ये किससे क्या होना चाहिए, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रिक्वायर्ड से, है ना। तो आपने जो बियरिंग एरिया प्रोवाइड करा था ये कितना था, 492.46, और अभी जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका वो कितना है, 5120 है। हैंस ये क्या है, ओके है। अब यहाँ पे भी क्या करना होगा, आपको कनेक्शन बनाना होगा, है ना। कनेक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोल्ट का यूज़ करके यहाँ पे कनेक्शन बना सकते हो आप, ठीक है। इसकी आगे की प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका डेड लोड दिया हुआ है, अगर आपका डेड लोड दिया हुआ है तो फिर आप कनेक्शन, तो फिर आप डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उससे। तो आई होप कि आपके सेक्शन, ये जो आपका सेशन है ये आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से पढ़ के पेपर दें। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो सब आपको याद रहे वहाँ पे। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी लेके आने वाली हूँ कि